कुंभ जहां आस्था का विषय है, प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, लेकिन तैयारियां भी अधूरी हैं। जब दोबारा सरकार बनी तो आप पे ना विश्वास करके बसपा से आए हुए ब्राह्मण नेता पे विश्वास किया। ये सब मिथ्या है। बीजेपी में 75 साल बाद वरिष्ठ हो जाता है। अगला कौन होगा? पहले उत्तर प्रदेश में ठेका दिया जाता था पास कराने का, आपने वो बंद करा दिया। अगर आप इतना मुझे छेड़ रहे हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं। हाँ। कैसे नकल लुकी। एक रिश्तेदार ने तो मुझसे उनका विद्यालय का उन्होंने मुझसे संबंध तोड़ दिया कि आप मेरा एक सेंटर नहीं करा सकते, तो आज से मेरा संबंध खत्म। मोदी जी का जो फोबिया है वो रात में विचलित करता है केजरीवाल जी, दिन में विचलित करता है आदरणीय अखिलेश जी, और 24 घंटे जो विचलित करता है वो राहुल जी और खड़गे जी। जनेऊ जो औरंगजेब काटता था ना, चौटैया जो ब्रह्मांड का एंटीना बोलते थे, उसको काट के वो टनों टन करता था। क्यों? वो शास्त्रों को पुराणों को जो आक्रांता थे विदेशी क्यों जलाया? नालंदा जलाया, तक्षशिला जलाया, इसलिए कि इनकी संस्कृत और संस्कार जब तक रहेंगे तब तक ये सनातन को मानने वाले जातिहीन व्यवस्था में मिलकर रहेंगे। ओलंपिक सियासत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। आप जाति से और संप्रदाय से क्यों परिभाषित करते हो व्यक्ति के अपराध को? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिजेश संघ बतकही में। धन्यवाद आपका। सर कुंभ को लेकर तैयारी जो है बहुत जोरों शोरों पे है, लेकिन उसी बीच में सियासत भी बहुत अपने चरम पे है। एक तरफ कुंभ को लेकर न्योता दिया जा रहा है और इसी बीच में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि कुंभ का न्योता देने की क्या जरूरत है, कुंभ तो महापर्व है, लोग पाप धोने अपने आप आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो कभी कभी होता है, आप घरों में भी देखेंगे, जो खुद कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता वो दूसरों को करते हुए भी देख नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि कुंभ में न्योता एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा सहायक हुआ है। पूरे दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है और दुनिया से लोग आ रहे हैं। पिछले बार अगर 20 से 22 लाख, कब 22 करोड़ के आसपास आए थे लोग अर्ध कुंभ में। हाँ, तो इस बार जो कुंभ में आने की संभावना मैं समझता हूँ 40 करोड़ के आसपास है। आप लोग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि योगी बाबा, बोले योगी बाबा ये तो बुलडोजर बाबा है। मैं तो कहूँगा योगी बाबा अर्थ प्रबंधन बाबा है। अब देखो ना कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जहाँ 50,000 या लाख आदमी आते थे, आज 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख लोग आ रहे हैं। आज अयोध्या में अगर आप देखो, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद आज 10 लाख लोग रोज आ रहे हैं। और एक आंकड़ा भी आया था पिछले साल 2023 में कि गोवा को पीछे कर दिया था काशी कॉरिडोर ने। मैंने बता रहा हूं ना कि अब जन्मदिन मनाने के लिए अब नया साल मनाने के लिए आप मंदिरों की भीड़ देख लो आप जाके। मथुरा में लाइन लगी थी। कल रात को 12 बजे मैं निकल रहा था, हनुमान सेतु के आसपास पूरे चारों तरफ रास्ते जाम थे। खाटू श्याम रास्ता जाम था, मन कामेश्वर रास्ता जाम था। ये बदली हुई मनोवृत्ति, यानी संस्कार भी बदले, धन का आगम भी हुआ। कोई बाहर से पर्यटक आएगा, होटल में ठहरेगा, कुछ सामान खरीदेगा, खाएगा, दुकानदार का कपड़े लेगा, कुछ पुजारियों का भी वहां पे वो होगा, जो गाइड्स होंगे घुमाने वाले उनका होगा, स्टीमर चलेंगे उनका लाभ होगा, जो भी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। और वो धार्मिक पर्यटन जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद में हमारा पर्यटन की आय कम हो गई थी, अब आज पर्यटन से आय, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड अलग होने के बाद 10 गुना हो गई है। मतलब उसको बढ़ा दिया गया। बिल्कुल बढ़ गया। लेकिन इसी बीच में एक सवाल वो और करते हैं कि कुंभ जहां आस्था का विषय है, प्रचार प्रसार इतना हो रहा है, लेकिन तैयारियां भी अधूरी हैं। ट्वीट कर रहे हैं लगातार, कभी हॉस्पिटल का, कभी पुलिस स्टेशन का, कभी मैं समझता हूं जो पीड़ा है विपक्ष की वो सरकार से बिल्कुल भी नहीं है। वो पीड़ा सनातन से है, संस्कृति से है, हिंदुत्व की भावना से है, देवी देवताओं के जो प्रति आज बढ़ती हुई आस्था है उससे है। सब जानते हैं कि अब पब्लिक बहकावे में नहीं आने वाली है। जो जाति जाति में विखंडित करने का सपना लोग देखते थे, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, ये दलित, ये हिंदू, ये मुसलमान, भारत की एकता और अखंडता को इस प्रकार की मनोवृत्ति ने धार्मिक पर्यटन के माध्यम से रोका है।
मैंने कहा ना कि कल जो हनुमान जी के मंदिर में, मनकामेश्वर के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, देवी दुर्गा माता के शास्त्री नगर मंदिर में रात को 12 बजे जो चलते थे दौड़ते हुए युवकों की चलती थी, होटलों में भम भम करके जो बजते थे नगाड़े और ड्रम बजते थे, लोग नाचते गाते थे। मैं समझता हूँ यानी पब क्लब वाली उसपे भीड़ उधर चली गई। वो धार्मिक तरीके पे लोगों का लेकिन डाइवर्जन जब हुआ। अखिलेश जी आस्तिक होते हैं और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर भी धुलवा दिया जाता है, उनको आस्तिक सनातन नहीं, होने ही नहीं दिया जाता ऐसा है। ये तो सब ढोंग है। ये ऐसा कोई आज के जमाने में संभव है क्या? उन्होंने कहा था कि जिस मंदिर में गया उसे नहीं धुलवा नहीं, दिया गया, ये उन्हें तो आस्तिक ही नहीं होने दिया ये जाता है। पॉलिटिकल इशू है। हम्म और जहाँ तक मैं सबका सम्मान करता हूँ, आदरणीय अखिलेश जी ने स्वयं एक बार बयान दिया था कि मैं पूजा नहीं करता हम्म लेकिन भगवान पर विश्वास करता हूँ। तो जब खुद ही कह कि मैं पूजा नहीं करता, तो फिर इसमें आस्था और अनास्था कहाँ से आ गया? आस्था का इस समय जो है एक बड़ा ही वो चल रहा है, कहीं पे भी खुदाई शुरू हो रहा है, मंदिर मिल रहे हैं। इसी बीच में संभल में देखिए, बदायूं में, कानपुर में, और देखिए, अखिलेश यादव जी। भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, सभी धर्मों का सम्मान। कहीं पर आप ये खुदाई की बात करें, खुदाई थोड़ी सर्वे हुआ। अब तो ये जो लोग बातें करते हैं, हंसी आती है उस पर कि खुदाई हो रही है, झूठे अफवाह उड़ा दी। अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि उनके माध्यम से पता चल जाता है कि नीचे क्या है। जो बावड़ी मिली है वो मिली है, वो बाद में खुदाई हुई। पहले पता चला है कि इसके नीचे तो पूरा एक किला मौजूद है, तब हुआ खुदाई। नहीं, किसी धार्मिक स्थल की कभी आप जहां पर मस्जिद पे अजान हो रही, कहां पे एक जगह बता दीजिए कहां खुदाई हुई है? नहीं हुई है। ये लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हिंदू और मुसलमान को अलग करना चाहते। क्यों? क्योंकि कुंदरकी में खुले आम मुस्लिम बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया, बीजेपी और थोड़ा बहुत से नहीं जीते, वो लाखों लाख से हमारा भाजपा का प्रत्याशी जीत कर आया है। ये इन सबका वेदना का कारण है। कुंदरकी पे आएंगे, लेकिन अखिलेश जी के बयान का मैं जिक्र करने वाला था कि अखिलेश जी कह रहे थे कि इसी बीच में अगर सीएम आवास को भी खुदवा दिया जाए तो वहां भी शिवलिंग मिलेगा। वहां तो शिवलिंग है ही है। वहां तो शिव जी के सबसे बड़े भगवान गोरखनाथ के मठ के जो पीठाधीश्वर है, स्वयं विराजमान है। सुबह शाम पूजा करते हैं, सुबह शाम स्तुतिगान करते हैं। जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां सनातन है, जहां देवी देवता का सम्मान है, वही मंदिर है। और जहां पर साक्षात पीठाधीश्वर विराजित है। अभी आप कुछ दिन पहले देखो तो मैं 2018 से देख रहा हूं कि वहां पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो चारों बच्चों का जो शहीद दिवस है, योगी जी आपके तमाम टेलीविजन में दिखाया, सर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को माथे पर सर पर रखकर, और वो पैदल नंगे पैर जाते हैं। और उसके बाद 2 घंटे शब्द कीर्तन होते हैं। उसके बाद हजारों लोग जमीन में पंगत में बैठकर जो है मुख्यमंत्री आवास में वो जो लंगर है उसको खाते हैं साथ में। न जाति है, न धर्म है, एक साथ मिलकर लोग करते हैं। यही भारत की लोकतांत्रिक परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं। अगर वो कोई कहता है कि मंदिर, तो यही तो मंदिर है, जहां ईश्वर की स्तुति गान है, जहां सबके प्रति न्याय की भावना है, और जहां मंदिर का स्वयं पीठाधीश्वर विराजित है मुख्यमंत्री के रूप में। तो उनका कहना गलत नहीं है। लेकिन इसी में आरोप ये भी लगता है कि योगी जी 2 चश्मे से देखते हैं। सिख धर्म के प्रति तो उनकी आस्था दिखती है, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति हिंदू और सिख को छोड़ कहीं उनकी आस्था नहीं दिखती। ऐसा कुछ नहीं है। बुलडोजर का मुख उधर कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ के हमारे मुस्लिम बंधुओं को एक जगह पर आप जाके खुद से इंटरव्यू लेकर देखो, अनाज मिला है तो हिंदू और मुसलमान पूछकर नहीं मिला है। मकान का अगर उनको दिया है तो वहाँ मुस्लिम बहन के नाम से मकान का आवंटन हुआ है, और उनके रेशियो से ज़्यादा हुआ है। अगर आप कहो कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए मिला है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बंधु को मिला मकान मिला। लेकिन अब देखिए लखनऊ में मकान गिराया भी गया है। नहीं दो, अब जो अवैध करेगा उसमें आप चर्चा केवल वही करेंगे जिसमें अल्पसंख्यक का है। अकबर नगर की बातें करते हैं, उसमें कई परिवार ऐसे थे जो हिंदू परिवार भी थे, उनकी चर्चा किसी ने नहीं की। जान के हिंदू और मुसलमान की चर्चा करके लोग विग्रह पैदा करना चाहते हैं। शासन एक रूपता के भाव से चलता है, वो धर्म और जाति के आधार पर नहीं चलता। लेकिन एक आज लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं समाज हिंदू मुसलमान में बट रहा है, जिस तरीके से लगातार
विपक्ष को नहीं बांटना चाहिए। जिस तरीके से लगातार न्यायालय में वाद दाखिल हो रहे हैं उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को भी कहना नहीं, पड़ा। ये देखिए, ये तो पहले से स्पष्ट किया गया, इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कहना है, ना ही इसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय सेवक संघ का कोई समर्थन रहा। क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि ये एक वाद दाखिल करके हिंदू नेता बनने की कवायद है। देखिए, माननीय सरसंघ चालक जी का जो वक्तव्य है उस पर किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी करने का अधिकार तो नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी बात में के पीछे तमाम तथ्य होते हैं, तभी उनका एक वाक्य निकलता है, और एक वाक्य का जो प्रभाव होता है वही सारे स्वयंसेवकों के लिए संदेश होता है। वर्शिप एक्ट को लेके ओवैसी जी ने सुप्रीम कोर्ट में वाद दाखिल किया कि वर्शिप एक्ट पे जो लगातार ये कानून बने, और देखिए, न्यायालय हमारा निष्पक्ष है, और कुछ नेता तो ऐसे हैं जो न्यायालय पे भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ये मैं नाम लेकर कहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में न्यायपालिका पर तमाम हस्तक्षेप के प्रयास किए गए, कई जगह सफल भी हुए वो, और कई न्यायालयों के आदेश को साहबानो ऐसे केस में 1985 में उन्होंने उसको बदला भी। क्यों बदला आपने? आपको न्यायालय पर आपको विश्वास नहीं है क्या? क्या आप महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए आप सतर्क नहीं है क्या? मुस्लिम बहन को अधिकार नहीं है कि वो अपने 3 शब्द कह दो, तलाक तलाक तलाक। सरकार ने, भाजपा सरकार ने मुस्लिम बहनों की इस समस्या को देखते हुए ये उनके जो कहना चाहिए मजहबी उसमें नहीं लिखा है, ये केवल एक ऐसी परंपरा थी, इसके संबंध में इस प्रकार की मनोवृत्ति जो महिला के उत्पीड़न की थी उसको हमारी सरकार ने कानून बनाया और कहा इतना बड़ा कानून, उस मनोवृत्ति को तड़ाक तड़ाक हो गया। वही बात है कि महिलाओं के अधिकार के लिए कानून लगाया गया, 3 तलाक मतलब पे बैन हो, रोक लगे, लेकिन ये कानून ऐसा हुआ कि वो मुसलमान विरोधी कैसे हो गया? नहीं, ये विपक्ष की मानसिकता की विरोधी हुआ कि मुस्लिम बहनें तमाम तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यक्रमों से प्रभावित हुई हैं कि जिसमें राशन मिलता है, उनको कोई नहीं पूछता कि आप बहन किस जात की हो, उनको चिकित्सा के लिए पैसा मिलता है, उनकी बच्चियों की शादी, कई मुसलमान बच्चियों की शादी तो सरकार करा रही है, सामूहिक मुख्यमंत्री, सामूहिक मुख्यमंत्री, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तो उनको लगा कि अब एक और अधिकार दे दिया तो मुश्किल हो जाएगा। महिला को बंधक नहीं बना सकते आप, चाहे जिस धर्म के हो। आज वो 50% की भागीदारी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है, और उन्होंने सबको एक, आज फाइटर प्लेन हमारी महिलाएं चला रही हैं, आज अंतरिक्ष में हमारी बहनें जा रही हैं। क्या ये कम अचीवमेंट है? आज लिंग अनुपात एकदम से परिवर्तित क्यों हो गया 7 साल में, 8 साल में? महिलाओं को आगे करके मोदी जी महिलाओं को आगे किया उन्होंने। जो भ्रूण हत्या होती थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, आज कहीं सुनने में आता है? लेकिन आज तो बहनें बेटियां निकल कर भारत का नाम रोशन कर रही है। 33% आरक्षण की बात थी, तो वो सीट बंटवारे में भी तो 33% होना चाहिए था। नहीं होता है। अब देखिए, जब लग रहा है, और वो कब से कानून आ जाए वो तो 2000, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 29 की बात है, या उसके बाद ये एक समय सीमा दी है, और उस समय सीमा के बाद ये लागू हो जाएगा। सर, यूपी की सियासत को आजकल देखा जाए, धर्म की हमने बात कर ली, लेकिन यूपी की सियासत में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, चाहे विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया या फिर तमाम ऐसी कार्रवाई, ये एक चीज को लेते हैं, और उनको ये नहीं दिखता आप जाति से और संप्रदाय से क्यों परिभाषित करते हो व्यक्ति के अपराध को। अगर जिनका आपने नाम लिया उनके काउंटर की, उनके द्वारा की गई हत्याओं को लेंगे तो आधा दर्जन हत्याएं तो उन्होंने केवल ब्राह्मण की थी। उस समय ब्राह्मण का आपने उल्लेख क्यों नहीं किया? विपक्ष केवल वर्ग विभेद, जाति विभेद, संप्रदाय विभेद, इस पर वो राजनीति और रोटी सेकती आई है। आज उसकी वो दाल गल नहीं रही है, आज उनकी दाल कच्ची है, इसीलिए उनको स्वाद नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूं कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि इसमें अभी एक आंकड़ा निकला है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी आया, उसमें भी आया कि सब मुस्लिम को मार रहे हैं, सब मुस्लिम को मार रहे हैं, उसमें आया है सबसे ज्यादा जो आया है उसमें संख्या जो अपर कास्ट के लोग थे उनकी भी थी, उसमें पिछड़े भी थे,
इनकाउंटर में रिपोर्ट आया कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हो रहा है। कहां पे हुआ है, कोई आंकड़ा दे तो ना। हम्म। घर में बैठ के इस प्रकार का कर दो आप। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें करने वाले अन्याय कर रहे हैं वो लोग इसलिए काउंटर करना चाहते हैं कि जो सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देना शुरू किया, संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक भेज दिए, जगह जगह जो संस्कृत विद्यालय थे उनका जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू कर दी, मंदिरों में पुजारियों की व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो गई, धार्मिक कृत्य प्रारंभ हो गए, तो उनको लगा ये तो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। सांस्कृतिक जो उत्थान है वो हो सके इसके लिए सरकार ने प्रयत्न किए। जब गरीब सवर्णों के लिए जो आरक्षण था वो लगाया गया, आर्थिक जो आरक्षण हुआ कि सभी सामान्य लोगों के लिए, सवर्ण नहीं कह सकते आप, सामान्य के लिए, उसमें तो एससी और ओबीसी भी आता है, सामान्य जो गरीब थे उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई सरकार ने। अब इनको लगा कि इसमें भी विभेद करो, अभी तो ये विभेद करेंगे अंग्रेजों की तरह, काटो डांटो बांटो छाटो, अलग करो और राज्य करो, ये कहेंगे। पहले जातियां थोड़ी थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण में जो अध्ययन अध्यापन करता था ब्राह्मण था, जो रक्षा करता था क्षत्रिय था, जो व्यवसाय करता था वैश्य था, जो कोई काम ना कर पाए और समाज की सेवा में रत होता था वो शूद्र होता था। इसीलिए कहते थे श्री नारायण के चरणों में, श्री नारायण का कोई अंग और नहीं छुआ जाता, चरण छूकर आशीर्वाद दिया जाता है। सबसे श्रेष्ठ माना गया था शूद्र को, उसको गलत तरीके से अंग्रेज ने परिभाषित किया। इस पर ब्राह्मण का आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने ही शूद्रों को बढ़ने नहीं दिया, उनको कह दिया तुम सेवा के लिए हो, सेवा ही करो। ब्राह्मण, पहली बात तो जान लीजिए ब्रजेश जी, ये जाति नहीं, ये श्रेष्ठ जीवन जीने का एक प्रवाह का नाम है, जो सनातन के लिए काम करे, जो देवी देवताओं का सम्मान करे, जो सात्विक जीवन को विचार करे, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए अपने को समर्पित कर दे, जो पशु पक्षियों में भी समन्वय की बात करता हो, जो पठन पाठन के साथ में देश को राह दिखाता हो, वो ब्राह्मण है। और ये जो बातें इन्होंने कही, आप एक उदाहरण बताओ ब्राह्मण ने क्या किया। ये चाहे आप वेद पुराण ले लो, वेदवत हमारे व्यास जी का आता है, मैं जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन वो उनका वहां एक मछली पालन का काम होता था, वो ब्राह्मण नहीं थे। वाल्मीकि जी ने रामायण का रचना किया, जिसको आप कहते हो कि ब्राह्मण फैला रहा है। ब्राह्मण तो जिनको वाल्मीकि जी को आज के समय में आप देखो तो भगवान वाल्मीकि को लोग अनुसूचित नाम से पुकारते हैं। क्यों? हम तो नहीं, हम तो भगवान मानते हैं। लेकिन ये वर्ण को भगवान श्री कृष्ण को भी इन लोगों ने यदुवंशी करके पुकारा। वो गीता का है प्रतिपादन है। हम गीता का प्रतिपादन करें तो ब्राह्मणवाद है, हम रामायण का प्रतिपादन करें तो ब्राह्मणवाद है, हम पुराण और वेदों का प्रतिपादन करें तो हम ब्राह्मणवाद है। कौन कहता है ये? ब्राह्मण इसलिए शिकार बना कि ब्राह्मण सबको एक करता था, ब्राह्मण सबको मिलाकर चलता था। विवाह होता था तो एक नेक होगा नाई का, एक नेक होगा माली का, एक नेक होगा धोबी का, वो जो राशन आएगा वो वैश्य का आएगा, रक्षा करेगा वो क्षत्रिय करेगा, यानी पूरा समाज को जोड़ता था। वो वैद्य भी होता था गांव का, वो शिक्षक भी होता था, वो सबको मिलाकर सनातन संस्कृत का रक्षण करने वाला भी होता था। उस ब्राह्मण को अंग्रेजों ने भी निशाना बनाया, जो विदेशी आक्रांता मुगल आए तो उन्होंने भी निशाना बनाया। आज ये कांग्रेस वो भी इनको निशाना बने। क्यों? क्योंकि जानती है कि जब तक ये रहे तो ये जनेऊ जो औरंगजेब काटता था ना, चौटैया जो ब्रह्मांड का एंटीना बोलते थे, उसको काट के वो टनों टन करता था। क्यों? वो शास्त्रों को पुराण को जो आक्रांता थे विदेशी क्यों जलाया? नालंदा जलाया, तक्षशिला जलाया, इसलिए कि इनकी संस्कृत और संस्कार जब तक रहेंगे तब तक ये सनातन को मानने वाले जातिहीन व्यवस्था में मिलकर रहेंगे। इनको तोड़ो, पहले मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, लगातार हम गुलाम रहे। फिर एक अभी जो आरोप लगता है ब्राह्मणों पे कि इन्होंने समाज का दोहन किया। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, इनको इतिहास पता ही नहीं है। यहाँ चोल वंश का शासन रहा कई सौ साल। यहाँ पर आप जहां बैठे हो ये अवध क्षेत्र में, यहाँ तो रावत जिनको आज आप पासी कहते हो, लाखन पासी महाराज, ये यहाँ के जो बिजली पासी, इन सारे महाराजाओं की का वो था। अगर आप आगे जाओ तो गुप्त वंश था, वो भी ब्राह्मण याहू नहीं थे। उसके पहले आप जाओ तो यहाँ पर जो राज्य था वो मौर्य शासन था, जिसमें मौर्य शासन में जिसने पूरा विश्व भारत के अधीन था।
उस परंपराओं को, हाँ, मौर्य शासन में चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो चाणक्य थे, ब्राह्मण थे। और वो ब्राह्मण थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिनको अपना गुरु मानते थे, वो अंबेडकर वो ब्राह्मण थे। आप इसीलिए ब्राह्मण को वो करोगे, ब्राह्मण ने तो सबको बढ़ाने का काम किया है, खुद जमीन पे लेटता है, भिक्षाटन करके उसने अपने आप को खड़ा किया, संस्कृत को एक करने का काम किया। उस ब्राह्मण को आरोपित इसलिए करते हो कि सबसे मजबूत कड़ी है, सबको जोड़कर एक करके चलने वाली। बीजेपी के अगर कोर वोटर की बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे पहले कोर वोटर थे, और उसके ब्राह्मण फेस यूपी में कहा जाता था आप थे। इसीलिए 2017 में जब सरकार बनी तो आपको डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन जब दोबारा सरकार बनी तो आप पे ना विश्वास करके बसपा से आए हुए ब्राह्मण नेता पे विश्वास किया है। ये सब मिथ्या है। और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। इस पार्टी ने जहां बैठे हो, पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, कई बार उनका निवास इसी स्थान पर हुआ है। मेरे पूज्य पिताजी ने घर बेचा, दुकान बेची, मकान बेचा, चलता हुआ कारखाना बेचा, और उस पार्टी को सींचने के लिए अपना छोटा सा, जिसको होता है ना, गिलहरी की तरीके से योगदान दिया है पार्टी में। और इस पार्टी में रहकर जो आज मेरा मान सम्मान या मुझे कुछ भी मिला है, वो पार्टी के कारण मिला है। पार्टी बीजेपी किसी को हटाती नहीं है, किसी को बनाती नहीं है। वो कार्यकर्ता की उपयोगिता के अनुसार उन कार्यकर्ताओं का प्रयोग करती है। और अब आप देखो, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके दूसरे दिन से आप सोशल मीडिया देख लो, एक दिन में 5 कार्यक्रम करता हूं। पूरे भारतवर्ष में मैं घूमा, कितने दर्जनों कार्यक्रम गुजरात में, दर्जनों कार्यक्रम राजस्थान में, दर्जनों कार्यक्रम बंगाल में, पूरा दिल्ली में, पूरे उत्तर प्रदेश का, अभी तक मैं सारे जिले का, जितने जिले 75 जिलों का मैं पूरा भ्रमण कर चुका हूं। और आज भी प्रतिदिन 1 से 1,500 लोगों से मेरा संपर्क, अगर मैं लखनऊ रहता हूं तो होता है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता में कभी मन मलैक नहीं होता। अगर वो कार्यकर्ता है, किसको क्या दायित्व मिला, ये ऊपर के नेतृत्व का काम है, किसको क्या देना क्या नहीं देना, जो दायित्व मिला। और अगर आप जहां तक बात करते हो, अगर दूसरे दलों से लेकर हम अपना आधार नहीं बढ़ाए तो हम संकीर्ण मानसिकता वाले होंगे। बीजेपी एक नदी है, नदी नहीं समुद्र है, जहां पर आके सारे लोग मिलते हैं और मिलकर बीजेपी के संस्कार में रत हो जाते हैं। बीजेपी इस समय डबल इंजन की सरकार है। लगातार ये भी अंदर खाने चर्चा होती है कि डबल इंजन के जो दोनों इंजन है वो आमने सामने है। ना, किसने कह दिया? अभी हाल ही में है यार, ये अभी जो हाल ही में एक चर्चा होती है, विपक्ष को जब कुछ नहीं मिलता, जैसे आप ही ने कह दिया कि वहां से आए हुए, मैं तो बचपन से साथ में पढ़ा हूं, जिनकी आप बात कर रहे हो, श्रेष्ठ व्यक्ति है, काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनको आप कह रहे हो कि उप मुख्यमंत्री बना दिया, आज वो प्योर भाजपा की तरह काम कर रहे हैं। यहां पर प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, प्रसन्नता होती है। जब किसी को पद मिलता है तो मैं प्रसन्न होता हूं। मैं अपने पद नहीं मिला इसके लिए आप एक बयान, एक कृत्य, एक से आप बता दो कि कभी मैंने कोई ग्रीवांस रहा हो, कोई शिकायत करी हो। मुझको लगता है कि पार्टी को बढ़ाने के लिए सभी को अपना योगदान देना है। क्यों? ये बीजेपी को मजबूत करने के लिए नहीं, ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी का मजबूत होना जरूरी है। और ये जान लीजिएगा, भाजपा को जरा से भी कमजोरी कहीं आएगी तो ये राष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्य होगा। पाकिस्तान ताक रहा है, बांग्लादेश ताक रहा है, ये चाइना आक्रमण की मुद्रा में है, अमेरिका हमारे साथ साजिश करता है और आज डरता है। क्यों? क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और आज जिस तरह डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, आप देखिए अमित शाह जी ने चुटकी बजा के 1, 2, 3 और धारा 370 फ्री। आज योगी बाबा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आज राजनाथ सिंह जी ने जितना, आज रक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम राजनाथ सिंह जी ने किया, आज उदाहरण है। जो ये मेरा सवाल था इसको मैं पूरा कर पाऊँ, आप मुझे अमित शाह जी का याद आ गया। अमित शाह जी के बयान पे आप चूंकि वहीं संसद में रहते हैं, बहुत हो हल्ला हुआ अम्बेडकर जी के बयान को लेके। ये इतने झूठ का पुलिंदा करने वाले जो टीम है उसके सरगना है सब, जो लोग इसका अफवाह उड़ाते हैं। मैं समझता हूं कि उस दिन अगर किसी ने पूरा उठा के, एक दिन आप सुनिए, मैंने राज्यसभा में बहुत सारे नेताओं का भाषण सुना है, तथ्यात्मक भाषण, जितना तथ्यात्मक भाषण हुआ था, सन्नाटा छा गया था पूरा राज्यसभा में। अमित शाह जी जब बोल रहे थे और एक एक बिंदुओं पर उन्होंने तथ्य के साथ में कटघरे में खड़ा किया था कांग्रेस को।
कांग्रेस के पास जवाब नहीं था, एकदम साइलेंट होकर वो हतप्रत मुद्रा में देख रहे थे, कौन जवाब देगा, इस मुद्रा में नहीं थे। अचानक ही उनको पूरी साजिश नजर आई और एक बयान का दूसरे बयान से जोड़ के कट पेस्ट करके उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अंबेडकर जी पे ही उनसे जवाब मांगा था। हाँ। राज्यसभा में, मैं पीछे की सीट पे बैठा था और उन्होंने कहा कि आपने 2 बार अंबेडकर जी को हराया क्यों? आपने भारत रत्न अंबेडकर जी को नहीं दिया, जो बीजेपी सरकार समर्थित सरकार थी तब उसको भारत रत्न उनको आदरणीय अंबेडकर जी को मिला। जब आप सरकार में थे उनके लिए आपने क्यों नहीं किया? पंचतीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। आपने क्यों नहीं अंबेडकर जी के सम्मान की प्रावधियों को प्रारंभ किया? जब वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे, वो निस्तब्ध थे, उनके पास निशब्द थे, उनके पास जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करा। लेकिन एक चीज और कि जो सोशल मीडिया बीजेपी का हथियार था 2014 में लोकसभा चुनाव, जब मोदी जी जीत के आए कि हर हर मोदी घर घर मोदी, बहुत हुआ महंगाई पे बार, अब की बार मोदी सरकार, जो नारा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ, एक वर्ग जुड़ गया मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, ये नैरेटिव सेट करना हुआ हो, या अमित शाह जी का बयान अंबेडकर पे जो उन्होंने कहा, उसको जिस हिसाब से नैरेटिव सेट किया गया सोशल मीडिया पे, वो बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। यही सोशल मीडिया मैं नहीं, देखो आपने कोई निकल के कोई आया, सब जान गए कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। जैसे कहा था संविधान खतरे में है, बाद में पता चला कि जनता ने उसका बदला लिया इन झूठे लोगों से, कि जिन्होंने झूठ बोला था उनको महाराष्ट्र में हराया, जिन्होंने झूठ बोला था उनको हरियाणा में हराया। इसलिए इस प्रकार के नैरेटिव की जो जीवन होता है वो क्षणिक होता है, और विदेशी साजिशों के साथ में पहले विदेश से आवाज उठती है, ये कुछ एनजीओ हैं, उसके बाद उस आवाज में कांग्रेस, और फिर कांग्रेस के साथ ये सपा, ये तृणमूल, ये कम्युनिस्ट सब मिलकर एक हो जाते हैं। एक जो जिस सवाल पे मैं रह गया था डबल इंजन वाली सरकार, उस सवाल को मैं पूरा कर लूं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, AK शर्मा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाने वाला, कम जाने वाला वो व्यक्ति हूँ, और मुख्यमंत्री जी को पता है, और एक होड़ सी लगी रहती दिल्ली जाने की। जो डबल इंजन की सरकार में कह रहा था दोनों इंजन आमने सामने, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं है। केंद्रीय नेतृत्व समय समय पर मार्गदर्शन करता है तो लोग जाते हैं, और अपने नेताओं से मिलना और समन्वय स्थापित करना, ये तो एक अच्छे संगठन का सबसे बड़ा और प्रमुख गुण है। इसको तो स्वीकार किया जाना चाहिए। अब एक और चर्चा शुरू हो गई है, चूंकि सभी लोग 2026 की तरफ देख रहे हैं, जब मोदी जी अपने 75 साल पूरे कर चुके होंगे, और जो बीजेपी कहती है कि बीजेपी में 75 साल बाद वरिष्ठ हो जाते हैं। अब दूसरी अगला कौन होगा इस पे? योगी जी के ये भी विपक्षी उड़ाई हुई अफवाह है। किस संविधान में, बीजेपी का संविधान तो आपने पढ़ा होगा, कहां पर लिखा है कि 75 हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा? ऐसा कहीं लिखा है क्या? या ऐसा किसी भी एक नेता का बयान आया है क्या? अगर बयान नहीं आया किसी अधिकृत व्यक्ति का, अगर कहीं संविधान में लिखा नहीं है, तो इस पर चर्चा क्यों होती है? लेकिन ये विपक्ष की चर्चा है, वो उनको मोदी फोबिया हो गया है। मोदी जी का जो फोबिया है वो रात में विचलित करता है केजरीवाल जी को, और दिन में विचलित करता है आदरणीय अखिलेश जी को, और 24 घंटे जो विचलित करता है वो राहुल जी और खड़गे जी को। आपको नगर विकास के पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ की आपने कायाकल्प कर दी, लखनऊ को वो उत्तम नगर बनाया जिसकी परिकल्पना कभी की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि विधानसभा में भी पानी घुस गया। क्या लगता है सही समय पे अब सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। एक छोटी सी घटना को पूरे उस परिदृश्य से जोड़ना नहीं चाहिए। कहीं बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, उनके कारण पानी का निकास बाधित हो जाता है, और उसके बाधित होने के कारण कहीं किसी प्रकार की घटना घट गई तो उसको पूरे लखनऊ से जब जोड़ दे। मैं समझता हूं कि मैं तो एक साधारण महापौर था, मेरे बाद की आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी ने मुझसे कहीं अधिक अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज ही वर्तमान सांसद महापौर और अच्छा कर रही, बहुत अच्छा कर रही। मैं तो लेकिन लोग आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये सदकृपा है लोगों की कि बगैर पैसा खर्चा किए मुझे 2 लाख रुपए में चुनाव लड़ा दिया, कुछ लाख में। और मुझे दूसरे चुनाव में तो बगैर कार्यालय, बगैर झंडा, पोस्टर, बैनर, होल्डिंग के चुनाव जिता दिया इस जनता ने, और लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम आ गया।
तो मैं अब तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। वो दिनेश शर्मा नहीं जीते थे, वो बीजेपी जीती थी, लेकिन जो काम है वो दिनेश शर्मा जी का ही याद रखा जाता है। बीजेपी के कारण। अच्छा। मैंने अटल जी के साथ काम किया है, मैंने अडवाणी जी के साथ काम किया है, मैंने आदरणीय भंडारी जी से काखा गा संगठन का सीखा है, आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ में मैं रहा हूँ, और वर्तमान आधुनिक प्रणेता आदरणीय मोदी जी के गुजरात में मैं लगभग 4.5-5 साल प्रभारी तक भी आप रहे। मैं प्रभारी रहा हूँ। मैं हरियाणा का रहा, राजस्थान में मैंने काम किया, मेरे बंगाल में किया, बहुत सारे महाराष्ट्र में प्रभारी रहा। तो ये बीजेपी के कारण मैंने जो भी कुछ किया होगा, बीजेपी की जो कार्य पद्धति है उसके कारण अच्छे काम हो गए होंगे। अच्छा, आप संगठन में भी रहे और सरकार में भी रहे, व्यक्तिगत क्या लगता है ज्यादा देर मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? मैं सरकार में रहा तो मेरे पास जितने विभाग थे उसमें 3 विभाग भारतवर्ष में नंबर 1 पे आए, 4 विभाग में से, और वो नंबर 1 पे आए। नकल को बगैर केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम सीसीटीवी से, आप ही ने लगाया था? नहीं मैंने नहीं, नकल कराने वालों के माध्यम से उन्हीं ने लगवा दिया। अब इतना लंबा हो जाएगा आपका इंटरव्यू, ने वो चमत्कार था। मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करी कि जिस कॉलेज में होगा जो सीसीटीवी कैमरा होगा, जहां पर 4 दीवारी होगी, जहां पर लेडीज जेंट टॉयलेट होंगे, जहां पर इन्वर्टर जनरेटर होगा, जहां पर जो है फर्नीचर एक निश्चित मापदंड के अनुसार होगा, वहीं पे हम सेंट्रल देंगे। पता लगा 20,000 सेंटर हुआ करते थे, 18,000 हुआ करते थे। जैसे ही का वो 6 महीने का हमने समय दिया तो 3 महीने में सबने खुद से अपने पैसे से बना लिया। आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरा, और ये मैंने कहा था जिसके वहां होगा उसी को देंगे, सेंटर मिलेगा। तो 1 रुपए 1 अरब 30 करोड़ का खर्चा बनाया था सरकार के अधिकारियों ने, लेकिन 1 रुपए बगैर खर्चा किए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करा दिया और सारा हो गया। उसके बाद मैंने एक नियम बनाया कि सरकार जो स्कूल है, विद्यालय है, उनमें पहले सेंटर जाएगा, दूसरा जहां पर अनुदानित है उनको नंबर 2 पे प्राथमिकता, और जहां प्राइवेट है उनमें नंबर 3 पे प्राथमिकता होगी। और एक पारदर्शी व्यवस्था हुई, जो 17,000 18,000 ऐसे होते थे वो 7,000 पे परीक्षा केंद्र आ गए। पहले उत्तर प्रदेश में ठीका दिया जाता था पास कराने का, आपने वो बंद करा दिया, और अंदर खाने खूब चर्चा होती है, मैं नाम नहीं लूंगा। कई लोग चर्चा करते हैं कि एक ब्राह्मण बुद्धि आए, पैसा भी नहीं खर्च की और ये सब ताला लगा के चले गए। अब मैं कैसे इसमें उसको उलट के कहना चाहिए था कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता आया, और नहीं बुद्धि जो आपने भी बताया ना कि 1 अरब भी बचा लिए सरकार का, उनका पैसा भी खर्च कराया। मैं टीचर रहा हूँ, अध्यापक रहा हूँ, और मैं कक्षा नर्सरी से लेकर और एमकॉम डीपीए तब मैं प्रथम श्रेणी में पूरे उत्तीर्ण हुआ। तमाम भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के कॉम्पिटिशन्स को मैंने पास किया, और बड़े अटल जी के चुनाव के 5 चुनाव से मैं जुड़ा रहा। आखिरी चुनाव में तो सब कुछ कार्य मैंने किया था, उनके चुनाव का मैं संकलन भी करता था, कार्यालय भी देखता था, बहुत समय उनके साथ में रहा। फिर उन्होंने मुझे पर्यटन का चेयरमैन यहाँ उत्तर प्रदेश में बनवाया, तो उसके बाद केंद्र में उन्होंने युवा नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग में रखा। मैंने भारत की युवा नीति को तैयार करने वाली जो टीम थी उसका मैं एक सदस्य था। अभी शिक्षा नीति तैयार हुई, उसमें भी मैं विशेष आमंत्रित के रूप में कई दौरान में बैठा, उसमें नई शिक्षा नीति के लिए उसमें बैठा। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे औद्योगिक नीति बनाने के मंत्री समूह का अध्यक्ष बनाया था, और औद्योगिक नीति मैंने तैयार करी। मैंने आईटी पॉलिसी, मैंने पर्यटन पॉलिसी, मैंने जो है शिक्षा नीति, ये तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश में भी बनाया, केंद्र में भी बनाया। तो मैं सब चीज़ से जुड़ा रहा। तो एक प्रैक्टिकल काम करने वाला का जो अनुभव होता है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, उसको उसकी जानकारी होना, जिसने जो चीज जिया होता है उसे पता होता है लूपहोल कहाँ है। हाँ, अगर आप इतना मुझे छेड़ रहे हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं। कैसे नकल रुकी। मुझे पता था कहाँ से नकल कराते हैं। मैं जिस दिन शपथ लिया 19 मार्च थी, दूसरे दिन गया तो बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। ठीक है। एक परीक्षा केंद्र से ट्रक में, छोटे वाला मेटाडोर में भरकर सामग्री निकल रही थी। पूछा क्या है, पता नहीं नकल सामग्री पकड़ी गई है। यानी पिछली सरकार के समय परीक्षा शुरू हो गई थी। ये मैं 2017 की बात है। फिर मैंने उसको कैसे रोका जाए, तो एक अद्भुत था। मैंने अपने अपर मुख्य सचिव को बुलाया शिक्षा के, मैंने एसटीएफ के लोगों को बुलाया, मैंने अपने विभाग के जो परीक्षा से संबंधित अधिकारी थे उनको बुलाया,
और बाद में आज मुझे टीवी चैनल पे कहना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने उन लोगों को जो इसके विशेषज्ञ थे नकल कराने अच्छा, के, नकल करा, नकल माफिया। और किसी ना किसी पर दंडित हुए तो बाद में वो अपनी रिटायर्ड अवस्था को बिता रहे थे, मैंने उनको बुलाया। वो डरे कि शायद मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा कार्रवाई होगी जब आप नहीं नहीं बताओगे। बताएंगे। कैसे कराते हो ये आप बताते जाओ, हाँ। और एक एक बिंदु पर इसको रोकना कैसे, मैंने अपने अधिकारियों को कहा और पुलिस से कहा कि आप इसका नियोजन करो। घंटों हम लोग, जैसे कोई युद्ध करने जाता है उस तरह परीक्षा के पहले हम लोग तैयारी करे थे। 10 जिलों में अलर्ट होता था और हेलीकॉप्टर से पहुंचता था कहां पे मुझे करना है। कुछ एक तो जिला था जहां पर वो अतरौलिया बोल्ड कहलाता था। अच्छा। कि नकल, यानी प्रयागराज बोल्ड था अलग, तो वो अतरौलिया बोल्ड वहां नकल के लिए आसपास के प्रदेशों से ट्रेन भर के लोग आते थे परीक्षा देने के लिए। मैं भी जानता हूं, ऐसे 2-3 जगह थे। और हाँ। आप पता करके देखो, एक विद्यार्थी को नहीं बंद किया, एक टीचर को नहीं बंद किया, केवल व्यवस्थाएं करी कि हमने जो है वहां पर जो जगह जगह सेक्टर इंचार्ज नियुक्त किए, और वहां पर जो प्रबंध व्यवस्था से जुड़े लोग थे उनका प्रवेश प्रतिबंधित किया। जहां होगा उसकी जवाबदेही तय की कि अगर आपकी प्राइवेट स्कूल है, आपके वहां हुआ तो प्रबंधक जिम्मेदार होंगे, अगर अनुदानित भी हो तो प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार से करके हम लोगों ने एक जिम्मेदारी तय करी, और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हर कॉलेज में होता था, और उसका पूरा एक नगर में होता था, और नगर का कनेक्शन लखनऊ के कार्यालय से होता था। 1 रुपए खर्च नहीं, अरबों की व्यवस्था बगैर किए हम लोगों ने बनाया। उस कार्यकाल में अगर आप एनसीईआरटी की किताब पुस्तकों को ले, दिल्ली में मिलती थी 100 रुपए की, अन्य प्रदेशों में मिलती थी 100 रुपए की, तो उत्तर प्रदेश में मिलती थी 30 रुपए की। 25 साल पहले जो किताबों के दाम थे पुस्तकों के, वो उस कार्यकाल में हुई। क्यों? ग्लोबल टेंडर हुआ, पारदर्शिता के साथ हुआ, और पाठ्यक्रम का पूरा परिवर्तन किया। एक विपक्ष के नेता की भी अगर आवाज आई हो, हमने पूरा रोजगार परक पाठ्यक्रम को कर दिया। और हाँ, ये बात सही है कि मुझसे नाराज होने वालों की संख्या उस बहुत ज्यादा, काफी बढ़ी। आपने बहुत लोग का लेकिन दुकान मैंने बंद एक कर दिया। निश्चय किया था कि मैं जब तक आया हूं तब तक दृढ़ता से करूंगा, जिस दिन नहीं समझ में आएगा झोला उठा के चला जाऊंगा। झोला उठा के, और लेकिन आपने बहुतों की दुकान बंद की, कई झोला उठा के चल दिए। 140 जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें परीक्षा केंद्रों के लिए आई थी मेरे पास में। अच्छा। 140 लोगों के लेटर आज भी मेरे पास रखे। कितने आईएएस अधिकारियों ने भी मुझे दिया, कितने जनप्रतिनिधियों ने मुझे दिया। मैंने कहा अगर आपका क्रम में आया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक रिश्तेदार ने तो मुझसे, उनका विद्यालय था, उन्होंने मुझसे संबंध तोड़ दिए कि आप मेरा एक सेंटर नहीं करा सकते, तो आज से मेरा संबंध खत्म। मैंने कहा खत्म, लेकिन जब तक मैं नहीं करूंगा। महापौर था, मैंने तब भी ये जीत किया कि अगर मैं पब्लिक से निष्पक्षता के भाव से काम नहीं करूंगा तो कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी सगी छोटी बहन जिसका विवाह मैंने किया था, मैं महापौर था, मैंने कहा कि वो अतिक्रमण हटना है, नाली के ऊपर वहां पानी भर जाता है, तो उनका लोगों ने सब नाली पाट ली है। फिर वो इंस्पेक्टर मुझसे थोड़ा सा डरा। मैंने कहा क्यों, क्या नाली पे तोड़ने में आप जो कमेटी उससे बात करिए। उसने कहा सर वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि सर बहन जी का भी थोड़ा सा नाली के ऊपर गैरेज का वो बना हुआ है। तो मैंने कहा कल आप शुरुआत करिए, और दूसरे दिन मैं थोड़ा दूर पे खड़ा रहा, और पहला शुरुआत वहीं से मैंने कराई। कानून सबके लिए है, नाते रिश्तेदार हो, परिचित हो, इष्ट मित्र हो, लेकिन इसके लिए अगर आप निष्पक्षता से काम करोगे तो आपको स्वीकारता मिलेगी। वो बहन मुझसे नाराज हुई थी, मुझसे बात करना बंद किया था। मेरी माँ ने मुझे मेरे काम से खुश हुई, हाँ। लेकिन उन्होंने मुझसे चुपचाप कहा कि बेटा जाओ, जितना थोड़ा पैसा लगा है पीछे उठवा के उनका आप बनवा दो। मैंने मुझसे अगर मैं बेचता तो वो मानती नहीं। मेरी माँ ने चुपचाप से मिस्त्री भेजे, तो उनको उठा के नाली के पास से पीछे करके उनको बनाया गया, उनका गेट पीछे किया गया। अगर हम ये नहीं करेंगे आप प्रशासन नहीं चला सकते। संगठन में अगर मेरा है ये तेरा है नहीं, जो घर में बैठा है और अच्छा है, क्यों बैठा था। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना, आप पूछिएगा नाम ले जाके, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे खिलाफ, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो अखबार में बयान दिए। मैंने पता कि कौन है, तो उनका कि ये साहब
पूर्व में बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे और विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। मैंने पता कि वास्तव में बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। गलत चीजों के कारण उन्होंने मेरे बारे में बयान दिया था। जब मैंने प्रदेश की टीम बनाई तो उन दोनों को जब मैंने उसमें रखा, अच्छा, सब मिल के, तो वो लोग, मैंने टीम में उनको बनाया तो उनको आश्चर्य था कि कैसे हो गया। मैंने तो उस व्यक्ति की बुराई कर रहा था। वो मेरे पास अकेले में आए। मैंने कहा कि अब मैं जान रहा हूं क्यों आप आए होगे। आप इसलिए आए होगे कि आपने मेरी आलोचना की और मैंने आपको टीम में रखा। इसलिए नहीं कि मैं आपसे डर रहा हूं, इसलिए कि आपके बारे में जो आपका पिछला काम था वो बहुत अच्छा था, और अगर आप मेरे साथ युवा मोर्चे में काम करोगे तो उससे अच्छा काम आप कर सकते होगे, यानी पार्टी का भला होगा। तो निष्पक्षता आप नहीं करोगे तो ना आप पार्टी संगठन में काम कर सकते हो, ना आप सरकार में कर सकते हो। इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं थी जब मैं डिप्टी सीएम बना, मुझे विषाद नहीं था जब मैं नहीं रहा। आप पता करके देखो, दूसरे दिन से मेरी अति प्रसन्नता हुई। और ज्यादा लोग, एक बार पद पे कोई होता है ना तो मिलना जुलना कम हो जाता है, तो नहीं आता है, और जिस दिन से पद पे नहीं रहा तो मेरे 4 गुना भीड़ ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे नहीं है, पद है, आते हैं जाते हैं। आपका इतना अच्छा इंटरव्यू है, मैं एक किस्सा केवल बताता हूं, हालांकि वो आजकल सोशल मीडिया में दूसरे नाम से लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये यथार्थ था। एक अधिकारी थे, दिवाली में उनका मेरे पास फोन आया। ये सत्य घटना है, हालांकि लोगों ने उसको चटकारा लेके दूसरी तरह सोशल मीडिया में चला रहे हैं। जब मैं महापौर नहीं रहा तो उनका कि 12 बज गया था, दिन का 12-1 बजा होगा, तो मैंने उनको बधाई भेजी। ठीक है, तो उनका मेरे पास उलटकर फोन आया। उनका, डॉक्टर साहब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आज बधाई दी। मैं, क्यों? आपके वहां तो ये हाल था कि सुबह से लाइन लगती थी, रात तक का आपको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, और आपने ही मुझे बताया था कि पत्नी भी बच्चे भी पहले मैके चले जाते हैं दिवाली में या त्यौहार मनाने के लिए, आपके घर पे कोई नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा कि जमाना क्या है, देखिए वो इतने सारे लोग आते थे, आज एक नहीं आया, केवल आपका फोन आया। आपके वहां भी कोई नहीं आया होगा? हम कहा नहीं, मेरे वहां लगभग 1200-1300 लोग, 1000 से 1500 के बीच में लोग आए हैं। लेकिन मैंने जिनको जिनको मैं फोन करता था, वो मेरी चेक लिस्ट आज भी है, तो मेरे सहायक ने मुझे दिया है, वो मैं मिला के बात भी करता जा रहा हूँ, लोगों से मिलता भी जा रहा हूँ। तो बोला, साहब कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा आपको एक गलत फहमी है। फिर मैंने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई। वो आजकल सोशल मीडिया में दूसरे नाम से लोग उसको लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि एक दिवाली का ही सीजन था, दिवाली के था। मैंने कहा एक गधे के ऊपर गणेश लक्ष्मी जी को रख के एक कुम्हार गांव में बेचने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में जहां कोई मिलता था उसकी आरती उतारता था, उसको फूल चढ़ाता था, मिठाई खिलाता था गधे को भी, और वो उनको जल चढ़ाता था और घंटा घड़ियाल बजा के ले जाता था। जब वो गांव में पहुंच गया कुम्हार, तो वो मूर्तियां उतार ली गई और वापस चले तो उसमें कुछ दूसरा सामान रख दिया गया, कोई किसी लकड़ी का कुछ सामान रख दिया गया, और वो गधा वापस लौटने लगा। जिस रास्ते से जा रहा था उसको घंटा घड़ियाल लेकर स्वागत कर रहे थे लोग, और जो लौट रहा था कोई उसको देख ही नहीं रहा था उसकी तरफ, ना कोई उसका वो कर रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो एक किसान ने आके उसको 2-3 लाठियां मार दी। गधा चिल्लाकर अपने दूसरे गधे साथी से बोला, कैसा इंसान है, 1 मिनट पहले तो पूजा कर रहा था और आज डंडे से लेकर वही व्यक्ति जिसने मेरी आरती उतारी थी वही मुझे डंडे से लेकर मार रहा है। तो दूसरे ने उससे कहा कि गर्दभराज, तुझे गलतफहमी हो गई थी कि वो तेरी आरती नहीं उतार रहे थे, तेरे ऊपर जो गणेश लक्ष्मी जी और भगवान की मूर्तियां थी उसकी आरती उतार रहे थे, और तू समझ पड़ा कि मेरी आ रहा है। वैसे ये जो पद है, मैंने उस अधिकारी महोदय को कहा, ये पद की आपके वहां पर आरती होती थी जिसके लिए वो मेवा, मिठाई, मिष्ठान वो जाता था, वो आप पद पे थे इसलिए जाता था। अगर आपने कुछ किया होता लोगों के लिए तो आज भी वो आपके पास में आते। यानी पद का पूजन था। मैंने कोशिश की थी कि मैं सबसे मिलूं बगैर पद के, तो हो सकता है इसी कारण से लोग मेरे पास आए हों। तो जो व्यक्तित्व होता है उसको प्रखर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पद आज है कल नहीं रहेगा। तो आज हमारे साथ बतकही पे बतौर मेहमान डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, जिनसे हमने बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।